नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग 1853 के एक्ट तक कंप्लीट सब कुछ देख लिए थे। वहाँ तक हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो गया था। ठीक बात है। आगे अब हमें देखना है 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है हिस्ट्री का, वो भी आधुनिक भारत का। ठीक बात है। तो यह एक ऐसी चीज़ थी जिसमें लोगों का जो संघर्ष था वो व्यापक रूप में हमें दिखाई देता है। और तो और संघर्ष के साथ साथ 1857 की क्रांति के बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, कुछ अच्छे परिवर्तन हुए, कुछ बुरे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वैसा भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई पड़ा और वो भी चीज़ें हुई। ठीक बात है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो सुनियोजित की गई क्रांति थी, एक बनाई हुई, एक नियम कानून से, कायदे से, व्यापक तरीके से उसका मसौदा तैयार किया गया था। उसी हिसाब से 1857 की क्रांति की गई थी। लेकिन अधिकतर जो लेखक हैं उनका कहना ये है, अधिकतर इतिहासकार जो हैं उनका भी कहना ये है कि ये अनियोजित संघर्ष था, क्रांति थी। ठीक बात है। जाहिर सी बात है कि जो लोग संघर्ष कर रहे थे वो कानूनी तरीके से नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने पीछे बहुत सारे जो लिखे हुए लेख होते हैं जिनसे हमें पता चलता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, वो चीज़ें हमें मिली नहीं। शायद से मैंने बताया ही कि शायद से ये कारण था कि ये लोग कानूनी तरीके से, कानूनी ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। शायद इसलिए इन्होंने अपना कोई छाप नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक बात है। और मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट है, जिसको भी समझ में नहीं आता है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक बात है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये जो क्रांति थी सुनियोजित थी या अनियोजित थी, इसका तो स्पष्ट तरीके से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति थी, इतना बड़ा संघर्ष था, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लिंक रहा ही होगा। ठीक है। लेकिन हमें एकदम अच्छे से प्रमाण इस चीज़ का नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग किस पे निर्भर थे? इस क्रांति को लेके हम लोग निर्भर थे जो ब्रिटिश इतिहासकार, जो लेखक थे, उन्हीं के ऊपर निर्भर थे। और उन्हीं की जो लेख थी उसी के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्रांति की। क्रांति शुरू क्यों हुई, उसका कारण क्या था, और वो किस स्थिति पे जाके रुक गई, और उसका परिणाम क्या हुआ। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 1857 की जो क्रांति है हमारे यहाँ के परिवर्तन में एक इम्पॉर्टेंट पहलू माना जाता है। ठीक बात है। तो ये इतने विस्तार तरीके से क्रांति हुआ था कि हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो चुका है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक बात है। चलिए, तो अब हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं कि कारण क्या था 1857 की क्रांति का। सबसे पहली बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे धीरे धीरे इस कदर यहाँ पर अपना जो पैठ था वो मजबूत कर लिए थे कि अचानक लोगों का संघर्ष करना, इनका विरोध करना काफ़ी मुश्किल के साथ साथ नामुमकिन भी था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे। कई ज़मींदार ऐसे थे, कई व्यापारी ऐसे थे, जो उद्योगपति होते थे, बहुत सारे जो अमीर लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो काफ़ी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ही सपोर्ट करता था, हर एक ज़मींदार सपोर्ट करते थे, नहीं। इन लोगों का भी अपना आपस में हित जुड़ा होता था। जिन लोगों को ब्रिटिशर्स से लाभ मिलता था वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ की स्थिति कितनी ख़राब होती जा रही है। क्योंकि एक तरह से उस वक्त बहुत सारे लोगों में बाहरी जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में शायद से ही जानकारी नहीं थी। मान लीजिए कुछ लोगों में थी भी जो पढ़े लिखे थे, जो बाहर जाके पढ़ रहे थे, तो वो इतना सारे सक्रिय नहीं थे समाज में।
ठीक बात है। तो सभी का जो ऐसे लोग थे जिनका हित जुड़ा हुआ था ब्रिटिशर से, वो कभी भी ब्रिटिशर्स के विरोध में जाने का सोच भी नहीं सकते थे। और वो भला क्यों सोचे, उन्हें क्या पड़ी है। ठीक बात है। जानकारी का भी अभाव था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और कुछ ज़मींदार ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स से दुखी थे, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो दुखी थे। वे तो जाहिर सी बात है कि खिलाफ रहेंगे ही। आपको पता होगा, जो ब्रिटिश विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान सिपाहियों का रहा है। और ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार किया, इतने जगहों पर जो कब्जा किया, अपने सैनिकों को रखा, तो ये सारा चीज़ जो पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया, सिपाहियों की वजह से ही संभव हो पाया। आपको ज्ञात होगा कि अधिकतर जो सिपाही होते थे यहीं के होते थे, यानी कि भारत के ही होते थे। उनको वेतन मिलता था, उसके एवज में, उसके बदले में ये लोग अपना ईमानदारी पूर्वक कार्य करते थे। ठीक बात है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसा कि मैंने बताया ज़मींदारों को लेके, ऐसे ही सभी लोगों को लेके था, जो कि यहाँ के लोग थे, जो शिक्षित नहीं थे, बाहर के चीज़ों के बारे में समझते नहीं थे, और आगे के अपने देश के भविष्य के बारे में जिनको जानकारी नहीं थी। तो जो सिपाही होता था वो हमेशा कार्य करता था और अपना वेतन लेता था, बस उसका यहीं तक ही लेना देना था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से सिपाहियों में असंतोष बढ़ा। और जब सिपाहियों में असंतोष बढ़ा तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है इस संघर्ष की। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान देंगे कि 1857 के पहले भी 10-12 बड़ी क्रांतियाँ और कई सारी छोटी क्रांतियाँ हो चुकी थी, कई सारे संघर्ष हो चुके थे पहले ही। लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, जैसा कि 1857 का क्रांति हुआ। और तो और कोई भी क्रांति हो, ब्रिटिशर्स किसी भी क्रांति को, किसी भी संघर्ष को दबाने में नहीं चूकते थे, चाहे उसके बदले में उन लोग को किसी भी हद को पार करना क्यों ना पड़े। वो लोग कभी भी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटते थे। तो बहुत सारे जो पहले विद्रोह हुए उनको इन लोगों ने कुचल दिया, शांत करा दिया। एक बार की बात है, 1764 में बंगाल में भी कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। उसके कारण कई सिपाहियों को तोप के आगे रख के और उनको वहाँ से फायर करवा दिया गया था। आप सोचो कितना ज़्यादा निर्दयी काम इन लोगों ने किया था। और तो और कुछ लोगों ने जब विद्रोह किया, जैसे कि जब ये क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुई, तो ये चीज़ 10 मई 1857 मेरठ में स्टार्टिंग हुआ था। उसके पहले 9 मई को ही क्या हुआ था, कुछ जो सिपाही थे उनको हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने किसी चीज़ को लेके मना कर दिया था, कुछ चीज़ों को लेके। इस वजह से 90 में से कम 85 जो सिपाही थे उनको हटा दिया गया था और 9 मई को उनको सज़ा दी गई थी, ठीक है, 10 सालों के लिए। और सज़ा भी काफ़ी तगड़ी वाली दी गई थी। ऐसा वैसा सज़ा नहीं कि अपने आप ही ऐसे ही आप जेल में जीवन यापन कर लो, किसी तरीके से काट लो, ऐसा नहीं था। उनको संघर्ष भी वहाँ पे जेल में जाके करना था। इसकी वजह से अनेक जो वहाँ के सिपाही थे उनमें विरोध की भावना जागृत हुई और उन लोगों ने जितने भी कैदी सिपाही थे उन लोगों को छुड़ा लिया। और वही 10 मई से स्टार्ट हुआ और शाम में ही वो लोग निकल गए दिल्ली की तरफ कूच किए और दिल्ली अगले सुबह पहुँच गए। और दिल्ली में आसपास की जो सेनाएं थी वो भी आके इनके साथ मिल गई। तो 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई और उनको दबाने में ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी नहीं चूके। उनको जो भी जिस भी तरीके से दबाने का रास्ता मिला उन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से दबाया, उसमें बिल्कुल भी सील संकोच नहीं किया। अब तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि एनफील्ड राइफ़ल्स था, ठीक बात है। तो एनफील्ड राइफ़ल्स सिपाहियों को मिला, क्या करने के लिए? भाई सिपाही हैं, तो वो चीज़ें उनको राइफ़ल्स का इस्तेमाल करने के लिए भाई मिलता ही है। तो ऐसा कुछ सूचना मिला सिपाहियों को कि जो राइफ़ल्स है उसमें सूअर या गाय की चर्बी लगी हुई है। जब हम लोग राइफ़ल्स में कारतूस डालेंगे तो उसके पहले हमें अपने दाँत से खींचना पड़ेगा वो जो गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई है, फिर हम कारतूस राइफ़ल्स में डाल सकते हैं। ये चीज़ें उस संघर्ष में एकदम चिंगारी की तरह काम की
और वो संघर्ष काफ़ी ही तगड़ा हो गया। और एक बात है कि परिस्थितियाँ एक ही बैग नहीं बन जाती हैं, धीरे धीरे बनती हैं। इधर बहुत सारे शासक भी परेशान थे, जैसे कि अगर जो हम बात करें तो जो नाना साहब थे, नाना साहब आपको ज्ञात होगा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो बाजीराव द्वितीय को, जो अंतिम पेशवा थे, उनको जो पेंशन दे रहे थे ब्रिटिशर्स, नाना साहब को देने से मना कर दिए। और उनका, नाना साहब का जो पैतृक स्थान पूना था, वहाँ से नाना साहब को ले आकर कानपुर बैठा दिए। काफ़ी कमाल का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक बात है। और तो और अगर जो हम बात करें झांसी की रानी की बात, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। झांसी की रानी थी, उनके भी दत्तक पुत्र थे जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली थी। उस चीज़ में भी इन लोगों ने मना कर दिया कि जो भी गोद लिया हुआ संतान होगा वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पढ़ाया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग। और तो और झांसी की रानी को ये कहा गया कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो भी विद्रोह होगा, जो भी सैनिक विद्रोह करेंगे, उसकी जिम्मेवारी आप पर ही आएगी, उसका उत्तरदायित्व तो आप पर ही आएगा, आपको ही दोषी माना जाएगा। रानी भी इसमें शामिल हो गई। और तो और अवध का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो चुका था। अवध में उसका नेतृत्व कर रही थी रानी हजरत हजरत महल थी, वो कर रही थी नेतृत्व। और उन्होंने बड़े ही बहादुरी के साथ संघर्ष किया था ब्रिटिशर्स का, और वहाँ से खदेड़ भी दिया था। लेकिन लास्ट में ब्रिटिशर्स भाई, सेना उनकी बहुत अच्छी थी ही, आधुनिक सेना थी, उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और लास्ट में वही हुआ जो कि उन लोगों ने चाहा, ठीक बात है। इधर कुंवर सिंह भी सक्रिय थे बिहार में, ठीक बात है। और तो और अगर जो हम बात सिपाहियों का करें, शासकों का करें, तो ये बातें तो कंप्लीट हो गई। लेकिन और भी लोग परेशान थे, जैसे अगर जो हम बात करें ज़मींदारों की। जो पुराने ज़मींदार थे, उनका किसानों से कुछ ना कुछ तो लगाव था, क्योंकि वो बहुत पहले से ज़मींदार थे। तो बहुत किसानों को अच्छी तरीके से जानते थे, उनके बारे में जानते थे, कौन कैसा है उनके बारे में पता था। उस हिसाब से वो किसानों के साथ अपना व्यवहार करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स अपने अनुसार राजस्व को बढ़ा देते थे, तो अधिकतर जो पुराने ज़मींदार थे उतना राजस्व वसूल नहीं पाते थे, और ब्रिटिशर्स को उतना राजस्व ना देने के कारण उनकी ज़मींदारी छिन जाती थी। और उनके स्थान पे कौन आ जाता था? नए नए ज़मींदार, नए नए व्यापारी, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हुआ करता था, जो काफ़ी उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे। क्योंकि उनको पता था एक आध बार राजस्व उतना नहीं भी वसूल पाएंगे तो हम अपने पास से लगा के दे देंगे, अगली बार हम उससे ज़्यादा वसूल लेंगे। हमें क्या है, हमें तो निर्दयी पूर्ण वसूलना ही है, हमारा तो सपोर्ट सरकार करेगी ही, हमें कौन रोकने वाला है। तो बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी भी छिन गई, और जब ज़मींदारी छिन जाएगी तो फिर उनका अधिकार भी चला गया, क्योंकि ज़मींदार का अधिकार अच्छे लेवल का होता है, पकड़ होती है, वो कई सारी ज़मीनों के मालिक माने जाते थे। आपको बताया गया था महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ज़मींदारी बंदोबस्त, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको पता ही होगा पिछले क्लास में। तो ज़मींदारों का जब अधिकार छिन जाता था तो उनकी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचती थी, और उसकी वजह से वो लोग भी ब्रिटिशर्स का विरोध करने में बिल्कुल भी नहीं हिचके। और किसानों की अगर जो हम बात करें तो किसानों के साथ तो कितना ज़्यादा परेशान किया गया है किसानों को, उसके बारे में तो पहले की ही क्लासों में अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, बताया गया है, ठीक बात है। तो किसान भी परेशान थे। यानी कि एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जो लोग भी ब्रिटिशर्स का विरोध करने में शामिल हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अपना हित जुड़ा हुआ है। यानी कि सबको कुछ ना कुछ समस्या है, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे, वो अपनी समस्या से जुड़ रहे हैं। उनको कोई राष्ट्र हित का अभी कोई चेतना नहीं जागृत हुआ है, और ना तो वो सबके बारे में सोच रहे हैं। सबको बस अपनी पड़ी थी, ठीक बात है। वो लोग नहीं सोच पा रहे थे कि करना क्या चाहिए, ठीक है। ये सारे लोग हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अवध का जब विलय इन लोगों ने किया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश साम्राज्य में, तो अधिकतर सिपाही कहाँ के थे? अवध के थे। तो जब अवध का विलय कर लिया गया और राजस्व बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, और सिपाहियों का जो वेतन है वो नहीं बढ़ रहा है। इवन एक बार क्या हुआ, सिंध और पंजाब में इन लोगों को एक्स्ट्रा मिलता था पैसा, उसको क्या किया गया, घटा दिया गया। कहा गया वो जो
एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, आपको वेतन मिलता है, उसको हम लोग देंगे। ठीक बात है। और यहाँ पे अवध का जब विलय कर लिए तो यहाँ पे राजस्व टैक्स अच्छा खासा लगा दिए। अब भाई जब सिपाहियों का पैसा तो बढ़ नहीं रहा है, और नहीं तो आप कम कर दे रहे हो, और जो आपको टैक्स लगाना है उसको आप कम नहीं और ज़्यादा कर दे रहे हो। ठीक बात है। तो अवध के लोगों में भी काफ़ी परेशानियां महसूस हुई, वहाँ के किसान भी काफ़ी परेशान हुए। और वहाँ के किसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो वहीं के सिपाही होने के नाते, क्योंकि सिपाही भी एक वर्दीधारी किसान ही होता था, ठीक बात है, ये आप लोग ध्यान देंगे। तो वो जो सिपाही होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा व्यथित हुआ, परेशान हुआ अवध का विलय होने के कारण, क्योंकि स्थिति और ही बदतर हो गई, पहले जो थी उससे भी ज़्यादा। और तो और अगर जो हम लोग आम जनता की बात करें तो जो स्थानीय प्रशासन होता था, निचले स्तर का प्रशासन होता था, वहाँ के भी जो अधिकारी होते थे काफ़ी भ्रष्ट होते थे। वो कभी भी सील संकोच नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए, उन्हें अपना फ़ायदा होना चाहिए। इस कारण आम जनता भी परेशान थी, वो भी विरोध पर उतर आई थी। हाँ, ऐसा था कि कई कई जगहों पर लोग डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए, लेकिन वे लोग संघर्ष जो कारी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका सपोर्ट करने में नहीं हिचकिचाते थे। और वो लोग ब्रिटिशर्स का विरोध करने में, मतलब कहना जो होता था कि कह के विरोध करना, उसमें भी नहीं हिचकिचाते थे। जो लोग डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हो, उनकी बात की जा रही है। ठीक बात है। तो यहाँ पे शुरुआत तो सिपाहियों के द्वारा हुआ, लेकिन धीरे धीरे शासक हो गए, ज़मींदार हो गए, मुखिया हो गए, शिल्पकार हो गए, बहुत सारे व्यापारी हो गए, जनता, आम जनता तो थी ही, मज़दूर हो गए, सारे लोग शामिल हो गए इस संघर्ष में धीरे धीरे। यानी कि उत्तर भारत में काफ़ी विस्तार तरीके से ये, उत्तर से मध्य भारत तक ये फैल गया। और फैल गया, संघर्ष ऐसा हुआ कि मतलब खूब बढ़िया। कई ब्रिटिशर्स अधिकारी मारे गए, कई जगह पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, लूट लिया जो पाया। क्योंकि लूटने का सेंस क्या था कि गोला हुआ, बारूद हुआ, क्योंकि किससे लड़ाई करते। और दूसरी चीज़, जो भी ज़मींदार होते थे, जो भी सूदखोर होते थे, उनका जो बही खाता होता था, उसको ये लोग जैसे ही पाए जला दिए, सब खत्म कर डाले। इतना ज़्यादा आक्रोश भरा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी इतने विस्तार से होने के बावजूद भी इस क्रांति को कुचल दिया गया। लास्ट में ये लोग कुचलने में सफल हो गए, इसको दबा दिए। चला तो लंबे टाइम तक, इसमें ब्रिटिशर्स को काफ़ी व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन लास्ट में जो इन लोगों ने चाहा वो कर लिया और क्रांति को दबा दिया गया। कैसे दबा दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग एक बार जानने का प्रयास करते हैं। कमी कहाँ कहाँ रह गई थी। सबसे पहली बात कि जब सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुँचे थे तो बहादुर शाह जो जफ़र थे, ठीक है, मुग़ल के जो शासक थे, उनको ये लोग अपना सम्राट घोषित कर देते हैं, नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं। हालांकि उनके अलावा भी एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं बख्त खां होते हैं, जो कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उनमें, उनके तोपखाने में एक मंसूबदार थे। ठीक बात है। लेकिन फिर भी एक दिखावे के लिए सम्राट जो बहादुर शाह जफ़र को माना जाता है, उन्हीं को सबसे पहले नेतृत्वकर्ता माना जाता है कि इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये तो काफ़ी, इनका एज अधिक था और नेतृत्व में कमी समझिए हो गया एक तरह से, केंद्र में ही नेतृत्व की कमी हो गई, क्योंकि केंद्र में कौन था, बहादुर शाह जफ़र थे, जिनका उम्र काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें थी कि बहुत सारे जगहों पे जो ज़मींदार थे, बहुत सारे शासक जैसे सिंधिया हो गए, मतलब ये सारे लोग, क्या हुआ, बहुत सारे सरदार भी थे, कश्मीर के जो शासक थे, निज़ाम जो थे, तो ये सारे लोग ब्रिटिशर्स का साथ दिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए। बहुत सारे व्यापारी भी थे जिनका हित ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी सपोर्ट किए। किसका, ब्रिटिशर्स का। बाद में ब्रिटिशर्स ने यह माना भी कि ये लोग अगर जो नहीं होते तो ये जो क्रांति थी वो हमें कहीं की नहीं छोड़ती, हमें बहा ही ले जाते, हम बचते नहीं। लेकिन यहीं के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया क्रांति को दबाने के लिए और ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से उन लोग का पैठ फिर से एक बार मजबूत हो गया। ठीक बात है। लेकिन यह क्रांति
असफल होने में एक और भी कारण था, जैसे कि इसके पहले बहुत सारी क्रांतियाँ हो चुकी थी। बंगाल में भी जो क्रांति हुई थी उसको भी काफ़ी बेहतर तरीके से दबा दिया गया था, तो वहाँ पे भी उतने सक्रिय रूप से सारी चीज़ें नहीं हुई। ठीक बात है। तो ये सारे रीज़न्स थे, ये सारी वजह थी जिसकी वजह से क्रांति को दबाया जा सका, क्रांति को ये लोग दबा ले गए। लेकिन फिर भी अगर जो बात करी जाए तो काफ़ी बेहतर तरीके से इस संघर्ष को अंजाम देने का प्रयास किया गया, और उससे लोगों में जो ब्रिटिश विरोधी भावना थी वो देखने को एक बार मिला। वो जागृत जो हुई भावना, उसको प्रदर्शित जो वो लोग किए, वो सारे लोगों ने महसूस किया उस चीज़ को, और पता चला कि एक अगर जो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें तो हमें काफ़ी अच्छा खासा बेहतर रास्ता मिल सकता है, और हम अंग्रेज़ों को आसानी से खदेड़ सकते हैं अगर जो एक साथ हो जाए तो कुछ सीखें मिली, कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली, जिन चीज़ों से हम लोग आगे जो हमारा स्वतंत्रता का पथ था, रास्ता था, उसको प्रशस्त करने में हमें सहायता मिली। क्योंकि इसी के बाद फिर कांग्रेस का गठन होता है, जिसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया हमारे देश की स्वतंत्रता में। ठीक बात है। तो शायद से अगर जो ये क्रांति ना होती तो इतना ज़्यादा अनुभव लोगों को ना होता इन सारी चीज़ों के बारे में, और ब्रिटिशर्स इतना डरते नहीं जितना कि वो डर गए थे इन सब चीज़ों को लेके, कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, उन्हें इतना ज़्यादा अनुमान नहीं ही था। ठीक बात है। तो इन सारी चीज़ों के साथ क्रांति हुई भी, क्रांति को दबाया भी गया, बहुत सारा संघर्ष हुआ, बहुत लोगों ने बलिदान दिया, मतलब कि बहुत लोग मारे गए। इतने लोगों का कत्लेआम ब्रिटिशर्स कर देते थे, गांव के गांव को जला दिया करते थे, बहुत सारे लोगों को मार दिया करते थे, फांसी बेवजह लटका दिया करते थे, और ऐसे सार्वजनिक जगहों पर लटका दिया जाता था ताकि एक डर बना रहे, एक भय बना रहे। लेकिन फिर भी लोगों ने जो संघर्ष दिखाया वो काबिले तारीफ़ था। ठीक बात है। तो इन सब चीज़ों के साथ संघर्ष हुआ भी, क्रांति हुई भी, क्रांति समाप्त भी हुई। क्रांति के साथ हम लोग बहुत सारी सीख भी लिए। आप लोग बिपिन चंद्रा का जो चैप्टर 6 है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे उसको। उसमें विस्तार से हर एक चीज़ दिया गया है, उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो और ही बेहतर तरीके से आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक बात है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जैसे ही ये क्रांति समाप्त होती है, उसके बाद से भाई ब्रिटेन में तो हड़कंप मच ही जाता है। देन उसके पश्चात जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर आ जाता है, और उन्होंने अपने प्रतिनिधि का नियुक्ति किया। और जैसे ही 1858 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद से ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि सम्राट का प्रतिनिधि उसे माना गया, और एक भारत सचिव नाम के नए पद का सृजन किया गया, गठन किया गया, जो कि कहाँ होता था, ब्रिटेन में होता था, लेकिन निगरानी उसको ही करनी थी, देख रेख उसको ही करना था। यानी कि अब कंपनी को छोड़ के डायरेक्ट तौर पे शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था। तो अगली जो क्लास है वो अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर उसमें आपको 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके पहले आपको बताया जाएगा कि 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीज़ों में इन लोगों ने सावधानी बरती ब्रिटिशर्स ने, और कैसे कैसे आगे नियम कानून लागू हुआ। इन चीज़ों की चर्चा अब अगले क्लास में की जाएगी। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग निरंतर बने रहेंगे, अपना क्लास करते रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको बताया ही गया था कि क्यों क्लास प्रोवाइड नहीं किया गया था या हो नहीं पाया था, तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आगे क्लास चलती रहेंगी, हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपको क्लास मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक बात है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।